हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम आ गए हैं वापस 11th का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट, उसमें नेक्स्ट टॉपिक को लेके विच इज़ व्हाट दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार बहुत क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ETS बोलते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। देखिए, वैसे मैं बता चुकी हूँ, जब क्रैब साइकिल पढ़ा था वहीं पे मैंने बताया था कि जो ये सब बन रहे हैं ना, NADH बन रहे हैं, जो FADH2 बन रहे हैं, ये सब जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर वहाँ जाके ये ATP रिलीज करते हैं। यानी ये डायरेक्ट ATP नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जो डायरेक्ट ATP बनाता है, मैंने यहाँ पे बताया था, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? नाउ the following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH plus H positive and FADH2। इसमें जो भी एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी को यूज़ करना है ATP सिंथेसाइज करने के लिए। दिस इज अकम्प्लिश व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन टू O2 रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ H2O। मतलब अल्टीमेटली वो O2 के पास जाएगा और वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called the electron transport system, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एंड इट इज प्रेजेंट इन दी, ये क्वेश्चन है, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब है ना, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान में समझ लेना। देखिए, आपको ना माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर तो पता ही है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये क्या है? इट इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। तो ये वाला ETS कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना। और ये अंदर अंदर क्या है? दिस इज द मैट्रिक्स। आप समझ लेना। तो पहला क्वेश्चन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नाउ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH and produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized and by an NADH dehydrogenase which is the complex 1। अब देखिए, ध्यान रखिए, इसको समझते हैं कैसे। 5 कॉम्प्लेक्स हैं इस पूरे ETS में, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, तो आप इसको समझिए। जो मैंने अभी आपको बताया ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, तो देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे बता दिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो दिस इज होल इज इनर मेम्ब्रेन। इसके और इस तरफ अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें आ जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब कि ये वाला स्पेस, ठीक है। ये वाला स्पेस क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और राइट साइड में अगर हम जाके देख रहे हैं तो ये सेंटर में जो है विच इज़ दी मैट्रिक्स, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिखाया है, इनर मेम्ब्रेन दिखाई है, और मैट्रिक्स। अब देखिए, क्रैब साइकिल हो कहाँ रही है? मैट्रिक्स में हो रही है। कहाँ हो रही है? मैट्रिक्स में। सारे NADH2, सारे FADH2 जो भी बन रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग सिंथेसाइज इनटू दी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से ये सारे NADH2 या FADH2 कहाँ जा रहे हैं? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अंदर जा रहे हैं, कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। जो भी हो रहा है वो सब ऐसा कुछ हो रहा है। समझ आई ये वाली बात, है ना? क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, दैट इज NADH डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स 1 जो NADH2 प्रोड्यूस हुआ, NADH प्लस H पॉजिटिव, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 है विच इज़ द NADH डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो इस पे वर्क करता है और उसका डीहाइड्रोजिनेज यानी उसका एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और उसको NAD प्लस में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सी चीज़ है, डीहाइड्रोजिनेज हमें बहुत अच्छे से पता है। जब ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी उसके अकॉर्डिंग रिमूव होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन निकल के ये चले गए FMN के पास, ठीक है ना। तो एक मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जनरली क्या बोलती हूँ? फमन फंस गया। ये क्या है? ये क्या है? फमन है, ठीक है। फमन, फिर ये क्या है? फंस गया यूबिक्विनोन के साथ। समझे? फमन फंस गया यूबिक्विनोन के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले गया FMN के पास, फिर यहाँ से FES के पास गया, और इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे तो यहाँ से इसके 2 हाइड्रोजन भी निकलते हैं और वो डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? देखिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिखा दिया है,
बट अभी आप अपनी कन्वीनियंस के लिए पहले दो हाइड्रोजन ही आप समझिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, दो हाइड्रोजन निकले, दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन भी, 2H प्लस तो सारा इंटरमेम्ब्रेन में चला गया और इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, इस ETS में चला गया, जो कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। ये इलेक्ट्रॉन गए, आगे गए, फंस गया यूबिक्विनॉन के साथ, UQ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को लेके UQH2 में कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, UQ जब कन्वर्ट होता है तो उसको हाइड्रोजन भी चाहिए होता है, वो हाइड्रोजन यहाँ से लेता है, ये याद रखना, हाइड्रोजन यहाँ से लेता है और आगे जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो इस हाइड्रोजन को वापस से यहाँ स्पेस में रिलीज कर देगा। किसको रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन का। यहाँ पे दिखाया नहीं है बट ऐसा ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 2 पढ़ाऊंगी। पहले कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो क्या होता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। बिकॉज अगर आपको याद हो ये क्रेब साइकिल में यहाँ पे था सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो बना रहा है फ्यूमरेट, और उसमें ही हमारे पास क्या बनकर आ रहा है, FADH2 बनकर आ रहा है। तो वहाँ पे ही यहाँ सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बना, FADH2 बना, FADH डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही यहाँ पे काम करेगा जो FAD में इसको कन्वर्ट कर देगा। और इसी के साथ ही यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ना, वो उसका भी हाइड्रोजन चला जाता है इसमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये एक्चुअली बहुत डिफरेंट दे दिया है, यहाँ पे नहीं बता रखा है बट आई एम टेलिंग यू, ओके। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको गया, UQ को। अगेन UQ भी क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा यहाँ से, और इधर भी UQ ने हाइड्रोजन लिया। और देखो, अगर आप देख पा रहे हो, दोनों UQ जब हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं तो ये वापस से सारा हाइड्रोजन कहाँ रिलीज कर रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज कर रहे हैं। दिखाया नहीं है बट हाइड्रोजन कहाँ से ले रहे हैं, मैट्रिक्स से ले रहे हैं और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, फमन फंस गया यूबिक्विनॉन के साथ। अगेन आ जाता है, फंस गया यूबिक्विनॉन के साथ, फमन फंस गया यूबिक्विनॉन के साथ, ठीक है। साइटोक्रोम C1 तक पहुंचने के लिए क्या बोल रहा है, साइटोक्रोम C1 तक पहुंचने के लिए, क्लियर। साइटोक्रोम C1 से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B तक पहुंचने के लिए, सॉरी, ठीक है, साइटोक्रोम B तक पहुंचने के लिए। अब साइटोक्रोम B तक इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, साइटोक्रोम B के पास आए, साइटोक्रोम B से वापस से FES के पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, साइटोक्रोम C1 के पास गया। साइटोक्रोम C1 से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, साइटोक्रोम C के पास जाता है। बट ध्यान रखना, ये साइटोक्रोम C इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये जो बॉक्स बना रखा है ना, अंदर नहीं है, बाहर ऐसे बेचारा लटका हुआ है, ठीक है, क्या है, लटका हुआ है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मोबाइल कैरियर प्रोटीन, है ना। इस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, याद रखना, बेचारा अंदर बाहर ऐसे लटका हुआ है, मोबाइल कैरियर प्रोटीन। अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C, ये कॉम्प्लेक्स 3 था, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इससे इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, ये जा रहा है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबसे पहले ये किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम A के पास। बस ध्यान रखना, साइटोक्रोम A पे जाने के लिए यहाँ पे कॉपर की हेल्प ली जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे किसकी हेल्प ली जा रही है, कॉपर की हेल्प। उससे साइटोक्रोम A से A3 को गया वापस कॉपर की हेल्प से एंड ऑल दैट। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन किसको गया, हाफ O2 को गया, 2 हाइड्रोजन को गया, ठीक है ना। और इससे क्या बन गया, एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। एक्चुअल में ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हुए दिखाए जा रहे हैं, ये यहाँ नहीं दिखाने चाहिए, ये एक्चुअली इस वाले में दिखाने चाहिए कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। एक्चुअल में तो यहाँ दिखाने चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ भी नहीं दिखा रहे हैं तो ये दिखाई दिया है। आई डोंट नो ये वाला क्या लॉजिक इन्होंने लगाया है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, मैं अगर इसको एक बना के दिखाऊं तो ये देखिए इनर मेम्ब्रेन है, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स 2, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे NaDH2 आ रहा है, NaDH प्लस H पॉजिटिव, तो ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल देता है, ठीक है ना। फिर यहाँ FADH2 आता है तो ये भी 2 हाइड्रोजन निकाल देता है यहाँ पे, मतलब एक्चुअली ये दोनों ही UQ को देंगे और फिर ये हाइड्रोजन निकाल देगा। UQ से ये जाएगा साइटोक्रोम B तक, फिर यहाँ पे भी अगेन UQ रहता है, ओके। तो ये वापस से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे एंड साइटोक्रोम A
A3 के पास अल्टीमेटली, फिर ये हाफ O2 के पास और वाटर मॉलिक्यूल के पास जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही समझिए क्योंकि डायग्राम तो इसी के बेस पर आएगा। तो बस आप इतना समझिए, NADH2 NADH डिहाइड्रोजनेस के थ्रू ये निकल गया हाइड्रोजन यहाँ पर। उसके बाद ये यूबिक्विनॉन को गया, UQH2 इसने मैट्रिक्स से हाइड्रोजन लिया, और यहाँ इधर कॉम्प्लेक्स 2 ने भी यूबिक्विनॉन को दिया। दोनों यूबिक्विनॉन ने वापस हाइड्रोजन रिलीज कर दिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन को दे दिया साइटोक्रोम बी के पास। बी से ये FES के पास गया, साइटोक्रोम C1 C के पास गया, एंड अल्टीमेटली पहुँचता ये गया हाफ O2 के पास, और उससे बन गया वाटर मॉलिक्यूल। तो यही होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। ठीक है ना बेटा, ओके। तो आप देख पा रहे हो अगर इस पूरे डायग्राम में, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन कलेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है ना, और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। अब इस ग्रेडियंट को ब्रेक करना ज़रूरी है। तो क्या होगा, ये सारे हाइड्रोजन वापस आना चाहेंगे मैट्रिक्स में ताकि इक्विलिब्रियम सेट कर सके। बट अब ये वापस कैसे आएंगे, ऐसे कहीं से भी नहीं आ सकते क्योंकि हाइड्रोजन आयन है, और मेम्ब्रेन हाइड्रोजन आयन को ऐसे ही परमिशन नहीं देगी। तो एक चैनल के थ्रू आते हैं जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज। क्या बोलते हैं, ATP सिंथेज। ओके, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है F0, एक F1। यहाँ पे ऐसा दिखा रखा है, बट है ना वो होता किस तरह से है, ये इस तरह से कि F0 जो है ना वो तो एम्बेडेड होता है इस मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और F1 जो होता है ऐसे प्रोट्यूडेड होता है, उसके बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जब पास ऑन होता है तो वो इतनी एनर्जी लेकर आ रहा है कि वो ADP को फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करा के ATP में कन्वर्ट करा देगा। समझ आई बात, ठीक है। एंड दिस इज हाउ ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड। अब ध्यान रखना, कितने 6 हाइड्रोजन निकलने पर एक ATP बनता है, एंड 4 हाइड्रोजन निकलने पे 3 ATP बनते हैं। मतलब कि एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, मतलब हर 2 हाइड्रोजन पे एक ATP बन रहा है, एंड 4 हाइड्रोजन से 2 ATP बनेंगे। तो जब ये FADH2 की हम बात करते हैं ना, जब FADH2 यहाँ पे ये एंटर करता है तो ये NADH2 पार्ट यहाँ पे एक्चुअली स्किप होता है। तो इस वजह से ध्यान रखना, NADH2 या फिर आप मत समझिए, बस इतना सा ध्यान रखिए कि NADH2 3 ATP बनाता है, FADH2 2 ATP बनाता है। ये आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए अब इसको हम रीड कर लेते हैं। तो वो बोल रहा है कि प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स व्हाट प्रोड्यूस दैट NADH2 ओके ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यूबिक्विनोन के पास गया। यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाई FADH2 से भी रिसीव करता है, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। है ना, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तब बन रहा है FADH2। द रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉल, जिसको अब हम बोलेंगे यूबिक्विनॉल, ये याद रखना, UQ को बोलते हैं यूबिक्विनॉल, UQH2 को बोलते हैं यूबिक्विनॉल, is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C by cytochrome BC1 complex। ठीक है, ओके, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू अल्टीमेटली साइटोक्रोम C तक पहुंचता है, और जो हाइड्रोजन निकला वो चला जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। साइटोक्रोम C इज द स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4। याद रखना, मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है, 3 और 4 के बीच में ट्रांसफर करता है। नाउ कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। When the electron pass from one carrier to another Y complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase complex 5 for the production of ATP from ADP and the inorganic phosphate. The number of ATP molecules synthesized depends upon the nature of electron donor. Oxidation of one molecule of NADH give rise to 3 molecule of ATP, while that of one molecule of FADH2 give rise to 2 molecule of ATP. Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to terminal stage of the process। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ लास्ट में यूज़ कहीं आ रहा है,
है ना. Yet the presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. हमें लग रहा है कि इसका कोई खास रोल नहीं है, बट रोल है, ये हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है. ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. ये क्वेश्चन एक बन सकता है, विच इज दी हाइड्रोजन एक्सेप्टर, विच इज दी हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इट इज oxygen. Unlike photophosphorylation, where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, है ना, वहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, जो हम फोटोन, जो सोलार एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है उस चेन में ट्रांसफर होने में. बट इन रेस्पिरेशन इट इज़ द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस. ठीक है. सो क्योंकि यहाँ पे अभी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे कोई सोलार वाला एनर्जी यूज नहीं हो रहा है. इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. वहाँ पे उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्लियर है ये चीज़. ठीक है, आगे चलते हैं. Now you have already studied about the mechanism of membrane-linked ATP synthesis as explained by the chemoosmotic hypothesis in earlier chapter. मतलब कि क्लोरोप्लास्ट यानी फोटोसिंथेसिस में हमने बता ही दिया है, बट मैंने वापस बता दिया है आपको. As mentioned earlier, the energy released during the electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthase complex 5 से. ठीक है बेटा. Now this complex 5 consists of two major components, F1 and F0. F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contain the site for synthesis of ATP from ADP, an inorganic phosphate. F0 an integral membrane protein complex that form the channel through which the proton cross the inner membrane. जैसे कि मैंने देखी यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया, तो ये तो एक चैनल बना रहा है जिसके थ्रू ये membrane क्रॉस कर रहा है और ये बाहर ऐसे प्रोट्यूड हो रहा है जो ATP बनाने में हेल्प कर रहा है. The passage of proton through the channel is coupled to the catalytic site of F1 component for the production of ATP. For each ATP production, 4 hydrogen passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. ठीक है, क्लियर है. चलिए आगे बात करते हैं. ओके, ये एक मिनट रुकिए बेटा. ओके ठीक है. चलिए, ये एक्चुअली आई एम डाउटफुल, ये 4 हाइड्रोजन दे रखा है जबकि मैंने आपको बताया कि हर 2 हाइड्रोजन पे एक एटीपी रिलीज होता है. ओके, बट यहाँ पे पता नहीं ये 4 हाइड्रोजन क्यों दिया है. आई विल मेक इट श्योर, मैं इसे कंफर्म करती हूँ और जो भी होगा ना उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके आपको बताऊँगी. ठीक है ना. आई ऑल्सो नीड टू कंफर्म ऐसा क्यों है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन जितना मेरी नॉलेज में है इट इज़ 2 हाइड्रोजन. ओके, चलिए तो समझ में आया. अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लेक्स सारे आपको याद रखने हैं, कॉम्प्लेक्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, उस पर क्वेश्चन आते हैं. अब बात करते हैं द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में. सो इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज, है ना. these calculation can be made only on certain assumptions. ठीक है, ये assumptions है, ऐसा पर्टिकुलर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि बनते रहते हैं और हैंड टू हैंड यूज होते रहते हैं. So there is a sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next, and with glycolysis, TCA cycle and ETS pathway follow one after another. The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation. ठीक है ना. None of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other component. कोई दूसरे component को use नहीं हो रहा है. Only glucose is being respired. No other alternative substrate are entering in the pathway at any of the intermediate stage. ठीक है, कोई दूसरा pathway से respiration नहीं हो रहा है, सिर्फ glucose ही है जो respiration हो रहा है. But this kind of assumptions are not really valid in living system. All pathway work simultaneously and do not take place one after another. है ना. हर पाथवे एक साथ हो रहा है. जैसे कि हमको ऐसा क्या लग रहा है कि पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर क्रैब साइकिल होगा, फिर ETS. नहीं नहीं नहीं, सारे पाथवे एक साथ रन हो रहे हैं. जो उससे पहले बना है ग्लाइकोलिसिस से वो अभी ETS में या क्रैब साइकिल में यूज़ हो रहा है या ETS में यूज़ हो रहा है. हर पाथवे साइमल्टेनियसली होते हैं. ठीक है ना. Substrate enter the pathways and are withdrawn from it, and when necessary ATP utilizes as well as एंड व्हेन नीडेड. मतलब इसमें बोल रहे हैं कि भाई नहीं ATP यूज़ नहीं हो रहा है कहीं भी, ये अजम्पशन है बट ये नहीं है. ATP हैंड टू हैंड यूज़ भी होता जाता है.
Enzymatic rates are controlled by multiple means, yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of living system in extraction and storing energy. फिर भी हम देखते हैं कितना बनता है. So hence there can be net gain of 38 molecule of ATP during aerobic respiration of 1 molecule of glucose. ये याद रखना. Now let us compare fermentation and aerobic respiration. Fermentation accounts for only a partial breakdown of glucose, whereas in aerobic respiration it is completely degraded to CO2 and water. ये हमें day 1 से पता ही है. In fermentation there is a net gain of only 2 molecule of ATP. सिर्फ 2 ATP बनते हैं for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid, whereas many more molecule of ATP are generated under aerobic respiration. ठीक है, aerobic condition यानी कि यहाँ पे 38 ATP बनते हैं. NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic. इसमें बहुत फास्ट होगी बट फर्मेंटेशन में ये बहुत स्लो होती है. समझ आया है यहाँ तक? नेक्स्ट हम ले लेते हैं टॉपिक दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे. अब ये क्या होता है, ठीक है ना? ओके, तो अब इससे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि रेस्पिरेशन किस तरह की रिएक्शन है. हम इसको बोलते हैं कि इट इज़ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, तो हम इसे कंसिडर करते हैं इट इज़ अ कैटाबॉलिक. बट क्या बोला जा रहा है कि एनाबॉलिक भी है, ये कैटाबॉलिक भी है, दोनों तरह से है, इसलिए इसको हम एम्फीबॉलिक बोलते हैं. क्यों बोलते हैं देखते हैं. ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन. यस, all carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration. Other substrates can also be respired as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step. अब भाई दूसरे सबस्ट्रेट भी एंटर कर सकते हैं जो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं है, तो वो फर्स्ट स्टेप पे तो कैसे एंटर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे हमेशा ग्लूकोज एंटर करता है. So see the figure 12.6 to see the points of entry of different substrate in the respiratory pathway. Fats would need to be broken down into glycerol and fatty acid first. If fatty acid were to be respired, they would first be degraded to acetyl coenzyme A and then enter the pathway. Do you get it? है ना? जैसे कि फैट है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, ये तो हमारा नॉर्मल पाथवे है कि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6, याद आ रहा है? पूरा ग्लाइकोलिसिस हो गया, पायरुविक एसिड बना, फिर इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ और फिर ये क्रैब साइकिल में एंटर कर गया. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फैटी एसिड जो है पहले ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और इस वाले स्टेप में वो जाकर एंटी कर देगा. जैसे वाइल्ड कार्ड एंटी होती है ना कि एक कॉम्पिटिशन चल रहा है और उसके हो सकता है 6th या 7th राउंड पे एक एंट्री पॉइंट हुआ जिसके थ्रू वाइल्ड कार्ड के थ्रू वो एंटर कर गया. ऐसे यहाँ पर भी एक एंट्री पॉइंट है उसका कि एसिटाइल कोएंजाइम वाले गेट पर एंटर कर सकता है. ठीक है ना, तो वहाँ एंटर कर गया. Now glycerol would enter the pathway after being converted to PGAL. और ग्लिसरॉल को अगर एंटर कराना है तो ग्लिसरॉल को पहले PGAL में कन्वर्ट होना होगा. ठीक है ना, ग्लिसरॉल डाइड 3 फॉस्फेट PGAL में, और वहाँ पे वो ग्लिसरॉल एंटर कर पाएगा. ठीक है ना. The protein would be degraded by proteases and individual amino acid after deamination, depending on their structure, would enter the pathway at some stages within the Krebs cycle or even as pyruvate or acetyl coenzyme. ठीक है, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल अमीनो एसिड बनेंगे, पायरुवेट या एसिटाइल कोएंजाइम या कुछ और वो एंटर करेगा अलग अलग स्टेजेस पे Krebs cycle में. ठीक है. Since respiration involves breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been considered as a catabolic process, as I told you, and the respiratory pathway as a catabolic pathway. हमें तो इसे यही समझते हैं. But is this understanding correct? We have discussed above at which point in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used to derive energy. What is the importance to recognize is that it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of said substrate. क्या बोलना चाह रहा है? ये कह रहा है कि भाई ये अलग अलग फैट प्रोटीन ये भी एंटर कर रहे हैं इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी ना किसी पॉइंट पे. अब मान लो हमें फैट को सिंथेसाइज करना है तो हम इस वाले पाथवे में से एसिटाइल कोएंजाइम ए को यहाँ से आइसोलेट करके, और ये रिवर्स में भी जा सकता है और अल्टीमेटली ये फैट को सिंथेसाइज कर सकता है. यानी कि इसके ही पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अलग अलग कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी एक बिग मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में यूज़ हो रहा है, तो यानी कि ये एनाबॉलिक पाथवे भी हो गया. कैटाबॉलिक तो है ही बट एनाबॉलिक भी हो गया. सो हैंस फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे,
when it is used as a substrate. But when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A would be withdrawn from the respiratory pathway for it. Hence, the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. बना भी रहा है, break भी कर रहा है. Similarly, during breakdown and synthesis of protein 2, respiratory intermediate form the link. Breaking down process within the living organism is catabolism and synthesis is anabolism. Because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than catabolic one. ठीक है ना, तो हम इसको सिर्फ catabolic नहीं बोल सकते हैं, हम इसको amphibolic बोलेंगे, क्योंकि बीच बीच में से कुछ भी मॉलिक्यूल को लेके हम एक बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज भी कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ एम्फीबॉलिक पाथवे. ठीक है ना. अब कौन सा मॉलिक्यूल किस लेवल पे एंटर कर रहा है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली फैटी एसिड वाला, वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. ठीक है ना बेटा, समझ आया. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ले लेते हैं इसका, रेस्पिरेटरी कोशेंट. क्या होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट का मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ किसी भी रिएक्शन में वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितनी निकल रही है एंड O2 कितना यूटिलाइज हुआ है, उसका जो भी रेशियो है दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी कोशेंट. ठीक है ना. So, the respiratory quotient depends upon the type of respiratory substrate used during the respiration. When carbohydrates are used as a substrate and are completely oxidized, the RQ will be 1. ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है? 1 होता है. डायरेक्ट पूछ लेते हैं. Because equal amount of O2 and CO2 are evolved and consumed. Okay, now as shown in the equation below. तो यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हो, 6 O2 यूज़ हो रहे हैं, 6 CO2 निकल रहे हैं, तो 1 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं. नेक्स्ट क्या वो बोल रहा है? ओके, व्हेन फैट आर यूज इन द रेस्पिरेशन RQ इज लेस देन 1. ध्यान रखना, इट्स जनरली 0.7 रहता है. ओके, कैलकुलेशन फॉर फैटी एसिड. ट्राईपाल्मिटिन इफ यूज एज अ सबस्ट्रेट इज शोन हेयर. तो ये है ट्राईपाल्मिटिन का फॉर्मूला, और इसमें इतने 145 O2 यूज़ हो रहे हैं, 102 CO2 रिलीज हो रहे हैं. जब इसका देखते हैं रेशियो तो 0.7 हमें मिलता है, मतलब 1 से कम मिलेगा प्रोटीन का हमेशा. सॉरी इसका फैट का. एंड व्हेन प्रोटीन आर रेस्पिरेटरी रेशियो इट इज़ ऑलवेज अराउंड 0.9. ये भी नंबर ध्यान रखना है. प्रोटीन का RQ कितना है? 0.9. What is important to recognize is that in living organism, respiratory substrate are often more than one. Pure protein or fat are never used as a respiratory substrate. ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी यूज़ नहीं होते हैं. इसके अगर मैं ऑपोजिट में बात करूँ, एनारोबिक रिएक्शन, तो एक एनारोबिक रिएक्शन में O2 तो यूज़ होता ही नहीं है ना, बट CO2 निकलता है. तो क्या हुआ? CO2 इवॉल्व एंड O2 में 0 है नीचे, तो इसका RQ हमेशा इन्फिनिट होगा. याद रखना, इसका RQ हमेशा कैसा होगा? इन्फिनिट. कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो इन्फिनिट हो जाता है. ये एनारोबिक रिएक्शन का है. बाकी फिलहाल आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का पूछ सकते हैं RQ, वो आपको ध्यान रखना है. कार्बोहाइड्रेट का, फैट का होता है 0.7 लिख लो, या फिर आप लिखो, या फिर आप क्या लिखो? लेस देन 1. ठीक है. और प्रोटीन का क्या लिखोगे? प्रोटीन का आप लिखोगे 0.9. ठीक है बेटा, समझ आया. तो मुझे लगता है ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ होगा. इसकी DPP मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ उसे गो थ्रू करिए, ज़रूर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए. जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. अब बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है. जितना आप बेस्ट अपना दे सकते हैं आप दे के रखिए, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक है बेटा, कोई भी डाउट आता है इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए फुल ऑन जोश के साथ. चलिए, बाय बाय, टेक केयर.